हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम दीपशिखा सिंह है। मेरे यूट्यूब चैनल दीपशिखा जीएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान के स्रोत। इसका मतलब है कि संविधान में जो स्रोत, हमारे देश का जो संविधान लिखा गया है उसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी बातें जो हैं किस देश के संविधान से डायरेक्ट ली हैं या उसमें कुछ बदला है हमने, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे देश के संविधान में दूसरे देश के संविधानों से लिया गया है। आप जानते हैं कि जो भारत का संविधान जब लिखा जा रहा था तो लिखने वाली सभा जो थी संविधान सभा, इसके पहले जो हमने पढ़ा था टॉपिक, उसमें हमने पढ़ा था संविधान सभा का निर्माण या संविधान का निर्माण, जिसमें हमने देखा था कि इसी संविधान को लिखने के लिए एक सभा का निर्माण किया गया था और उस सभा ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो सभा में जो भी सारी चीज़ें थी वो हमने देख लिया है। तो संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान जो लिखकर तैयार हुआ था वो तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान सभा ने जो संविधान लिखा था उसको लागू कर दिया गया था। तो हम सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं कि संविधान में जो बातें हैं उसमें से कौन कौन सी बातें हमने दूसरे देश के संविधान से उठाई हुई हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है। आप जानते हैं कि ब्रिटेन का एक बहुत ही लंबा इतिहास हमारे देश पर पड़ा था। एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि इतने सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश पर शासन करती है, उसके बाद डायरेक्ट वहाँ की महारानी शासन करना शुरू कर देती हैं। तो उसका एक प्रत्यक्ष प्रभाव आप दे सकते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई सारे प्रभाव भारत पर पड़े थे। इसलिए ब्रिटेन के संविधान का भी प्रभाव हमारे देश के संविधान पर दिखाई देता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे किस देश के संविधान से क्या क्या चीज़ ली गई हैं। तो ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया हमने, कनाडा के संविधान से क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया, और सोवियत संघ, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे दो और नहीं लिखा है, एक जापान है और एक जो क्या कहते हैं जर्मनी है, वो हम बता देंगे इसमें। तो सबसे पहले देखने जा रहे हैं ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो सबसे पहला है संसदीय शासन। आप जानते हैं कि हमारे जो संविधान सभा में बैठे हुए लोग थे, संविधान सभा में जो बैठे हुए लोग थे, उन्होंने टोटल 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। इसका मतलब उन्होंने 60 देश के संविधानों को पढ़ा, समझा और जो चीज़ें उन्हें सही लगी वो चीज़ें उन्होंने उस देश से उठाकर अपने संविधान में लिख दिया। इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट वही बातें लिखी गई हैं, कुछ चीज़ें वैसे हैं तो कुछ चीज़ें बिल्कुल चेंज कर दी गई हैं। उसे ऐसे अडॉप्ट किया गया है जैसे भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से उसको लागू किया गया है। हम देखेंगे कि उस देश में जो चीज़ वहाँ पर है वही चीज़ हमारे देश में कैसे उसको बदल कर लागू किया गया है। नाम वही है, सब कुछ वही है, लेकिन हमारे देश की परिस्थिति के हिसाब से उसको बदला गया है। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि ब्रिटेन के संविधान में पहला पॉइंट हमने क्या लिया है, संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसका मतलब है कि वहाँ पे संसद का शासन है। हमारे देश में संसद है, हमारे देश में भी संसद ही है, इसके दो सदन हैं। हमारे देश में जो संसद है उसके दो सदन हैं, एक क्या है लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा। दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा। वैसे ही ब्रिटेन के संसद में भी दो सदन हैं, इनके यहाँ पार्लियामेंट में भी दो सदन हैं। एक है हाउस ऑफ लॉर्ड और एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। दो सदन है ब्रिटेन के। हमारे यहाँ संसद 3 लोगों से मिलकर बनता है, एक लोकसभा से, एक राज्यसभा से और एक राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, इसको याद रखना। राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य होता है, मेंबर होता है, और ना ही राज्यसभा का मेंबर होता है। राष्ट्रपति का बाकायदा चुनाव करवाया जाता है। तो यहाँ पर वही चीज कह रहे हैं कि जिस राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पर होता है वैसे ही हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम तो लिया उनके यहाँ से, लेकिन उनके यहाँ राष्ट्रपति की जगह क्या होते हैं, राजा या रानी, कोई एक होता है। इनका चुनाव नहीं होता, इन्हें वंशानुगत रूप से बनाया जाता है। इसका मतलब राजा या रानी का बेटा या बेटी जो होगी अगला राजा या रानी बनेगा। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है लेकिन उनके यहाँ राजा या रानी का चुनाव नहीं होता है। तो हमारे यहाँ भी 3 लोगों से मिलकर संसद बनती है, उनके यहाँ भी 3 लोगों से मिलकर संसद बनती है। जब इसके हम आगे पढ़ेंगे कि संसद क्या काम करती है, लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, तो इसको हम डिटेल से समझेंगे। लेकिन अभी बस इतना समझ लीजिए कि जो हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, संसदीय शासन है, वो किससे लिया हमने, ब्रिटेन के संविधान से लिया है।
विधि का शासन, जो क्या कहते हैं रूल ऑफ लॉ है, विधि का जो शासन है वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। इसका मतलब देश में किसका शासन चलेगा? कानून का शासन होगा। न राजा रानी का शासन होगा, न किसी और का शासन होगा, बल्कि राजा या सॉरी जो हमारे देश में कानून बनाया जाएगा उसके हिसाब से देश में शासन किया जाएगा। तीसरा है विधायी प्रक्रिया। कानून की जो भी प्रक्रिया है वो सारी चीजें हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और एक है एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता जो सिंगल सिटीजनशिप, आप जानते हैं कि भारत जो है 28 राज्यों में बटा हुआ है। भारत 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी है। 8 केंद्र शासित प्रदेश 28 राज्यों में बटा होने के बावजूद क्या हम कहीं जाते हैं तो कोई हमसे जैसे पूछता है कि आप कहाँ के हो या आप किस देश के हो, तो हम राइट बोल देते हैं हम इंडियन हैं। या कोई फॉर्म फिल करते हैं तो क्या बताते हैं? हम भारतीय नागरिक हैं। सिटीजनशिप में हम इंडियन डाल देते हैं। क्या कहीं ये भी बताया जाता है कि नहीं हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम बिहार के हैं, झारखंड के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, गोवा के हैं, अलग अलग राज्यों के नाम नहीं लिया जाता। हम सिर्फ क्या कहते हैं कि हम भारतीय हैं, फिर चाहे वो किसी स्टेट से आते हों या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश से आते हों, लेकिन हमारे दिमाग से एक ही चीज निकलती है कि हम भारतीय हैं। तो जो एकल नागरिकता, इसका मतलब सिंगल सिटीजनशिप है, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। अब दिमाग में आता है क्या कहीं पे दोहरी नागरिकता भी होती है? बिल्कुल, अमेरिका जो है यहाँ पे दोहरी नागरिकता है। जैसे हमारे यहाँ भारत को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, वैसे अमेरिका को भी 50 राज्यों में डिवाइड किया गया है। अमेरिका टोटल 50 राज्यों में डिवाइड है। तो हर राज्य की जनता को उस राज्य की नागरिकता मिलती है और अमेरिका की एक अलग नागरिकता मिलती है। इसका मतलब उस देश में दोहरी नागरिकता है। एक तो अमेरिका का नागरिक होने का उसको मिलता है और दूसरे जिस राज्य से बिलोंग करता है उसकी भी नागरिकता वो ग्रहण करता है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम एक ही नागरिकता ग्रहण करते हैं, वो है भारतीय नागरिकता, जो हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में एक ही नागरिकता है, सबके सब ब्रिटिशर्स हैं, कोई अलग अलग राज्य से नहीं बिलोंग करता। संसदीय विशेषाधिकार, हमारी संसद में जो ये लोकसभा और राज्यसभा है, यहाँ पे जो मेंबर बैठते हैं इनके पास कुछ विशेष पावर है। कैसे विशेष पावर? मतलब कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि सदन की जब कार्यवाही चल रही हो तो आप इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, आप इनसे पूछताछ के लिए ले जा सकते हैं। मतलब जो भी चीजें हैं इनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए, इनको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है और अपना जो भी बात होगी वो रख सकते हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो विशेषाधिकार में दिया गया है। मतलब विशेषाधिकार, इसका मतलब क्या हुआ? संसद में बैठे हुए लोगों के कुछ विशेष अधिकार। तो ये चीजें हम देखेंगे जब हम लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि कौन कौन से इनको विशेष पावर या विशेष अधिकार मिले हुए हैं जो संसद में लोग बैठे हुए हैं। फिर आते हैं द्विसदनीय प्रणाली। द्विसदनीय प्रणाली, इसका मतलब कि ब्रिटेन में 2 सदन हैं। अब आप ऐसे देख लीजिए, वहां की पार्लियामेंट में 2 सदन है कि नहीं है? हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, 2 सदन है। तो वैसे ही भारत में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, ऐसा तो है नहीं कि 1 सदन है। अब यहाँ पे देखिए द्विसदनीय, पहले लग गया है द्विसदनीय प्रणाली। आप देखिए जो राज्यों की विधानमंडल होती है, जैसे हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों में विधानमंडल है, स्टेट लेजिस्लेचर। जो 28 विधानमंडल है उसमें सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे 2 सदन है, या कह सकते हैं आप कि द्विसदनीय व्यवस्था है। बाकी 22 के 22 राज्यों में 1 सदनीय व्यवस्था है। इसका मतलब सिर्फ 1 सदन है। द्विसदनीय मतलब होता है वहां की कानून निर्माण करने वाली संस्था 1 सदन में है या 2 सदन है। तो हमारे यहाँ जो देश की सर्वोच्च संस्था है, कह सकते हैं कानून निर्माण करने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है, उसका नाम संसद है, जो दिल्ली में है। तो संसद के पास 2 सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो वैसे ही राज्यों की भी अपनी कानून निर्माण करने की एक संस्था होती है जिसका नाम रखा गया राज्य विधान मंडल, जो कानून निर्माण करेगी। सिर्फ ये जो कानून बनाएंगे सिर्फ उसी राज्य तक लागू होगा। लेकिन अगर संसद कोई कानून बनाती है तो पूरे भारत के किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पे 6 ऐसे राज्य हैं। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे 2 सदन हैं, एक विधान परिषद है और दूसरा विधान सभा है। बाकी 22 राज्यों में सिर्फ और सिर्फ विधान सभा है, तो वो 1 सदन हो गई। लेकिन 6 राज्यों में 2 सदन है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो वैसे ही 2 सदनीय व्यवस्था हमने कहां से लिया? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। एकीकृत न्याय प्रणाली, एकीकृत न्याय प्रणाली, आप जानते हैं कि भारत में
ऐसे न्याय करने वाली व्यवस्थाएं। नीचे है अधीनस्थ न्यायालय, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, इसमें आपके जिला न्यायालय सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद इसके ऊपर होता है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, और सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट या कह सकते हो सर्वोच्च न्यायालय। इसका मतलब कि अगर जिले में अधीनस्थ न्यायालय में कोई फैसला सुनाया गया, कोई मामला चल रहा है, वहां पे उसने बाकायदा मुकदमा चला है, फैसला सुना दिया गया, तो उस फैसले के खिलाफ आप अपील कहाँ कर सकते हैं? हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और हाई कोर्ट में जो भी मामला होगा उसके ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ एकीकृत न्याय प्रणाली है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका की हर राज्यों की अपनी खुद की एक सुप्रीम कोर्ट है। ऐसा नहीं है कि एक राज्य की सुप्रीम कोर्ट के पावर को चेंज करने या उसके फैसले को बदलने का अधिकार दूसरे राज्य की सुप्रीम कोर्ट रखती है, नहीं। हमारे यहाँ लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बदलने की ताकत सुप्रीम कोर्ट रखता है। तो हमने एक न्याय प्रणाली अपनाया है ब्रिटेन के संविधान से। फिर है मंत्रिमंडल प्रणाली। जो ये मंत्रिमंडल होता है जिसमें आपके क्या कहते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, सभी मंत्री आते हैं। ये सारी चीजें हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया हुआ है। तो यहाँ तक देख लिया हम लोगों ने। संसदीय शासन मतलब संसद का कह सकते हो, कानून निर्माण करने वाली जो संसद बनाई गई है उसमें जो सारे सिस्टम है वो कहाँ से लिया हमने? ब्रिटेन से। विधि का शासन मतलब देश में कानून का शासन चलाया जाएगा, कानून की कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही लिया है। एकल नागरिकता, इसका मतलब हर भारतीय के पास सिर्फ एक ही नागरिकता होगी, उसके राज्य के उसके किस राज्य से बिलोंग करता है इसका कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ भारत का है, यही मायने रखता है। नेक्स्ट है संसदीय विशेषाधिकार। इसका मतलब संसद में जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास कौन कौन से अधिकार हैं, इसकी बात बताई गई है। द्विसदनीय प्रणाली, इसका मतलब कि जो देश के निर्माण, कानून का निर्माण करने वाली संस्था है वो दो सदन है, चाहे वो राज्यों की हो या देश की, संसद है या फिर राज्य विधानमंडल है। और उसके बाद कह रहे हैं एकीकृत न्याय प्रणाली। हमारे यहाँ अधीनस्थ न्यायालय, उसके ऊपर हाई कोर्ट है और उसके ऊपर के सुप्रीम कोर्ट है। तो ये एकीकृत कह सकते हैं न्याय प्रणाली है। मंत्रिमंडल प्रणाली, जो हमारे यहाँ मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद है, वो सारी चीजें कहाँ से लिया हमने? ब्रिटेन के संविधान से लिया हुआ है। तो ब्रिटेन के संविधान का एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई देता है हमारे किसमें? संविधान में। क्यों? उसके पीछे का बहुत बड़ी वजह भी थी, क्योंकि ब्रिटेन के जो शासक थे या कह सकते हो कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी वहीं से कानून बनकर हमारे देश में आ रहा था और उसी कानून को लागू किया जा रहा था। तो कुछ चीज़ें जो थी हमने वहीं से उठा लिया, क्योंकि वो चीज़ें हमें अडॉप्ट किए हुए बहुत समय बीत गया था, और जिस चीज़ को हम कंटिन्यू अपनाते रहते हैं, उसी के हिसाब से चलते रहते हैं, उसको अपनाना एक हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन उससे पहले बता दें कि ब्रिटेन के संविधान से तो ये सारी चीज़ ली ही गई थी। एक था भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 भारत में आया था, उससे हमने बहुत सारी चीजें, सबसे ज्यादा अगर कोई चीज उठाई है अपने संविधान में तो इसी शासन अधिनियम से हमने डायरेक्ट चीजें उठा ली हैं अपने संविधान में। तो ब्रिटेन का संविधान हो गया। अब हम आते हैं अमेरिका का संविधान। तो अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या चीजें अपने संविधान में ली हैं। देखो, डायरेक्ट कोई चीज ऐसा नहीं है कि बस वहीं से उठाया, वहां पे जो लिखा था उनकी संविधान में हमने उसको पढ़ा और डायरेक्ट अपने संविधान में लिख दिया, ऐसा नहीं था। हमने उसको पढ़ा, वहां पर समझा और फिर देखा कि अगर इसी चीज को डायरेक्ट भारत में लागू कर दिया जाए तो क्या भारत में इसका प्रभाव निगेटिव पड़ेगा या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सब कुछ पहले एक एनालिसिस किया, पूरा समझा इसको, फिर उसके बाद सोचा कि नहीं, अगर ये भारत में गलत इम्पैक्ट करेगा तो क्या कर दिया गया, उसको भारत की परिस्थिति के हिसाब से उसमें कुछ चेंजमेंट किया गया, कुछ बदलाव करके उसको नया रूप दिया गया, थोड़ा चेंज किया गया, फिर उसको भारत के संविधान में लिखा गया। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हमने उठाया और हमने लिखना शुरू कर दिया, नहीं। अब आते हैं कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या चीज अपने संविधान में लिया है। तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हमने कहाँ लिया है? अमेरिका के संविधान से। अब बात आती है कि मौलिक अधिकार क्या है, इसको मूल अधिकार भी कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार क्या होता है? ये आम नागरिकों के अधिकार हैं। आम नागरिकों के अधिकार का मतलब है, आप ऐसे सोचिए, अंग्रेजों के आने से पहले किसका शासन था? राजाओं का शासन था हमारे यहाँ। एंशिएंट हिस्ट्री से हम पढ़ते चले जाते हैं, क्या कहते हैं, इधर से मौर्य साम्राज्य से कह सकते हैं कि हर्यक वंश से राजाओं का शासन धीरे धीरे चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके पहले वैदिक सभ्यता में इतना दिखाई नहीं देता है।
तो जब धीरे धीरे राजाओं का शासन शुरू हो जाता है तो राजा का जो मन करता है वही करते हैं, कानून भी वही बना रहे हैं, न्याय भी वही कर रहे हैं और देश भी वही चला रहे हैं, मतलब कि अपना पूरा क्षेत्र वही चला रहे हैं। क्या वो कभी प्रजा से या जनता से कोई राय पूछते थे? क्या वो ये पूछते थे कि अगला राजा कौन बनेगा? नहीं। क्या वे कभी पूछते थे कि आपके ऊपर कितना टैक्स लगाया जाए? कभी नहीं पूछते थे। तो राजा के दिमाग में जो बातें आती थी वही चीज वो लागू कर देते थे। उनको लगा कि मेरा राजकोष खाली चल रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। ये नहीं सोचा कि जनता के पास पैसे कहाँ से आएगा। तो राजाओं का शासन था, जो हम एंशिएंट हिस्ट्री से पढ़ते हैं, फिर मिडवल हिस्ट्री में वही चीज पढ़ते हैं, चाहे वो दिल्ली सल्तनत काल हो, चाहे मुगल वंश हो। उसके बाद हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत। तो जितने भी राजाओं का शासन देखा गया था, इसमें देखा गया था कि प्रजा के कहीं कोई राइट ही नहीं था, कहीं कोई अधिकार जनता का तो था ही नहीं। हर फैसला राजा ले रही थी या तो उनकी मंत्री परिषद ले रही थी, लेकिन सुप्रीम पावर राजा के पास ही था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब शासन करने आती है तो भी भारतीयों के साथ एक तरफ से भारत को गुलाम बना लिया जाता है, अब भारतीयों के साथ भी मिसबिहेव किया जाता है, उनके अधिकार को छीना जाता है, बहुत सारी चीजें की जाती हैं। तो यहाँ पर लगा था कि अगर मौलिक अधिकार नहीं रहेगा संविधान में, इसका मतलब कि संविधान लिख दिया गया, जनता ने किसी को चुन लिया और वहां तक बैठा दिया कि आप हमारे ऊपर शासन करो, आगे अब क्या होगा? फिर से हो सकता है कि वही राजाओं वाला शासन सिस्टम चलना लगे, राजतंत्र फिर से आ जाए कि कोई एक सुप्रीम पावर पा जाएगा, किसी के पास सर्वोच्च शक्तियां आ जाएगी और वो क्या बन बैठेगा, सबका मालिक बन बैठेगा। इसीलिए संविधान जो लिखने वाली सभा बैठी है उसमें जितने मेंबर सदस्य बैठे हुए हैं उनके दिमाग में एक चीज था कि आगे चल के फिर से कोई ऐसी समस्या न उत्पन्न हो जाए कि नागरिकों के फिर से सारे अधिकार छीन लिए जाए, उनको बोलने न दिया जाए, उनको कहीं आने जाने न दिया जाए, उनसे जबरदस्ती पैसे मतलब टैक्स वसूला जाए। कहा गया इसके लिए क्या करना है, सबसे बड़ी चीज है कि हम मौलिक अधिकार नागरिकों को दे देते हैं, उनके कुछ राइट्स दे देते हैं, उनके अधिकार बता देते हैं कि आपके पास ये अधिकार है और अगर ये अधिकार कोई भी सरकार कितने भी उच्च पद पर क्यों ना बैठी हो, अगर आपसे अधिकार छीनती है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसका मतलब हम आपको सुरक्षा देते हैं कि अगर कभी भी बाई चांस कोई भी आपके अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, आपसे ये अधिकार जो बातें कही गई हैं, जिसको भाग 3 में रखा गया है, हमारे यहाँ संविधान में भाग 3 में रखा गया है, आर्टिकल 12 से 35 तक है, लेकिन मूल अधिकार जो बात की जाती है कि अधिकार कहाँ शुरू होते हैं जनता के, वो तो 14 से शुरू होते हैं। तो जो अधिकार इसमें बताई गई है, जो बातें इसमें लिखी गई हैं, उसके उल्लंघन अगर कोई करेगा तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाइए या फिर हाई कोर्ट चले जाइए, आपको जो भी उचित लगे आप वहां पर जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट में अगर आपको जाना तो आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटा दीजिए, वहां पे चले जाइए और उनसे बोल दीजिए जज से कि देखिए महोदय, हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं संविधान में वो हमसे छीने जा रहे हैं। तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जहां पर आप जाएंगे वो आपकी मदद करने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको जाना तो आर्टिकल 32 का हवाला देते हुए चले जाइए। तो हम जब इसको भाग 3 को पढ़ेंगे संविधान का तो मौलिक अधिकार बहुत ही डिटेल से समझेंगे। यहाँ पे जितने पॉइंट लिखवाए गए हैं, जितने भी सारी चीजें, चाहे वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया हो, चाहे अमेरिका या किसी भी देश के संविधान से लिया गया हो, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, देखिए चाहे वो किसी भी देश के संविधान से लिया गया हो, लेकिन हम जब पूरा अपना संविधान अच्छे से पढ़ेंगे, जब हम भाग पढ़ेंगे, हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, हम संसद के बारे में पढ़ेंगे और मूल अधिकार पढ़ेंगे, या कोई भी चीज़ एक एक टॉपिक जब पढ़ना शुरू कर देंगे, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद जब हम संविधान में एंट्री करेंगे और अच्छे से एक क्लियर करते हुए चलेंगे तो आपको लगेगा, तब आपको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल से समझ में आएगी, क्योंकि जितनी भी चीज़ें ली गई हैं यहाँ पे सिर्फ पॉइंट वाइज में लिखा गया है कि बस यहाँ पे जैसे लिख दिया कि ब्रिटेन के संविधान से 8 चीज़ें ली गई हैं। ये 8 चीज़ें अपने आप में काफ़ी संविधान का पोर्शन कंप्लीट करवा देती हैं। तो इसीलिए जब इसको एक एक जब टॉपिक आएगा, जैसे यहाँ पे मूल अधिकार है, जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो इसमें क्या है समझेंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ पे देखते जा रहे हैं कि किस देश के संविधान से क्या चीज़ें ग्रहण की गई हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन उठा लिया जाता है, ऑप्शन दे देते हैं कि किस देश के संविधान से हमने ये चीज़ उठाया है। तो मौलिक अधिकार में सिर्फ इतना मान के चलना कि हम जैसे लोगों के, आम नागरिक के इसमें अधिकार बताए गए हैं, भाग 3 में है जो भारत के संविधान में रखा गया है। फिर आते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हमारे यहाँ जो कोर्ट है, हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, या कह सकते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय हो, जितने भी हमारे यहाँ न्यायालय हैं, न्यायपालिका है,
जुडिशरी है, उनके स्वतंत्रता की बात कही गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो स्वतंत्र नहीं रहेंगी, वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकती हैं और सरकार का उन पर दबाव रहेगा या किसी एक संस्था का उन पर दबाव रहेगा, तो वो क्या निष्पक्ष रूप से फैसला सुना सकती है? नहीं। फिर जिस इंसान का दबदबा रहेगा उसी के फेवर में फैसला भी सुना देगी। इसीलिए कहा गया है कि न्यायपालिका का जो न्याय करने वाली संस्था है वो कम से कम स्वतंत्र रहनी चाहिए। अगर वो स्वतंत्र नहीं है तो आगे चल के फिर हमें संविधान बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। संविधान क्यों बनाए जा रहे हैं? ये तय करने के लिए कि कौन संस्था कौन काम करेगी, किसके कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से फैसले लेने का अधिकार किसके पास है, आम नागरिकों के अधिकार क्या है, ये सब संविधान तय कर रहा है। अगर उसी में सोच लीजिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट स्वतंत्र नहीं है, इस पे सरकार का दबाव हो, तो क्या लगता है कि ये जनता के साथ निष्पक्ष रूप से व्यवहार कर पाएगी या जनता को सही फैसला दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। इसके ऊपर जिस संस्था का दबाव रहेगा उसी की तरफ वो फैसला सुना देगी। वो कहते हैं ना कि जिस तरफ तराजू का पलड़ा भारी रहेगा उसी तरफ फैसला सुनाएगी। तो यहाँ पर फिर तो आम जनता को कोई न्याय मिलेगा ही नहीं। इसीलिए कहा गया न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या जिला न्यायालय हो। न्यायालय हमेशा स्वतंत्र होगा, तभी वो निष्पक्ष रूप से फैसला सुनाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन, देखो यहाँ पे जुडिशरी रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि संसद, जो यहाँ पे संसद है, संसद क्या करती है? जिनको संसद नहीं समझ में आ रहा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, बिल्कुल नए आए रहते हैं। संसद समझ के चलना कि दिल्ली में एक सी बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है दिल्ली में है, उसमें मान के चलना सिर्फ 2 कमरे हैं, और नहीं दिमाग में रखेंगे हम लोग, सिर्फ मान के चलना 2 कमरे हैं। एक कमरे का नाम क्या है? लोकसभा, और एक कमरे का नाम है राज्यसभा। तो संसद का काम क्या है? अब बनाई क्यों गई ये बिल्डिंग? तो इसका काम एक ही है, पूरे देश के लिए कानून का निर्माण करना। तो पूरे देश के लिए जो कानून का निर्माण करेगी तो वो कौन करेगी? एक लोकसभा करेगी और एक राज्यसभा करेगी। मान लीजिए कोई प्रस्ताव लाया गया, यहाँ पे कोई प्रस्ताव लाया गया, लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा में जितने मेंबर हैं, वर्तमान में 543 मेंबर हैं। लोकसभा में जितने मेंबर हैं उसमें से कुछ लोगों ने उसके पक्ष में वोट डाला, किसी ने उसके विपक्ष में डाला। मतलब मान लीजिए कि प्रस्ताव पास हो गया, जिसमें अब डिपेंड करता है कि प्रस्ताव कैसा था, विशेष बहुमत वाला था कि साधारण बहुमत वाला था, वो सब डिपेंड करता है प्रस्ताव कौन सा था। लोकसभा में मान लीजिए उसको पास कर दिया गया, फिर आता है वो राज्यसभा में। राज्यसभा में जब वो पास हो जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? वो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति क्या संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है। भले से ये लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है, लेकिन फिर भी बिना राष्ट्रपति की सिग्नेचर के, बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी प्रस्ताव या कोई भी विधेयक जो होता है वो कानून नहीं बन पाता है, कोई अधिनियम नहीं बन पाता है। तो राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, वो कानून बन गया। कानून बनने के बाद अब क्या हुआ? उसको लागू कर दिया गया। अब देश की जनता हो, किसान हो, जिस क्षेत्र के लिए कानून बनाया गया, वो इस कानून को अपना नहीं रहे। इसका मतलब उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं हम किसी भी कीमत पे इस कानून को नहीं अपनाएंगे और इसके हिसाब से हम नहीं चलेंगे। तो अब क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास कई सारे केसेस जाते हैं कि इस कानून में जो भी कमियां हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या तो बिना कोई इसके पास केस गए हुए या तो स्वतः संज्ञान लेकर इस कानून की जांच कर सकता है, या तो फिर जब लोग केस दायर करना शुरू कर देते हैं तब सुप्रीम कोर्ट उसको देखता है, समझता है, और अगर लगता है कि ये कानून गलत बनाया गया है तो उसको तुरंत वो रद्द कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब हुआ कि न्याय की समीक्षा करना, क्या वो जो कानून बना है वो सही है या फिर गलत है। बस ये, जब इसको हम सुप्रीम कोर्ट में पढ़ेंगे तो इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति का पद, हमारे देश में पद है उपराष्ट्रपति, सबसे ऊपर राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रपति के बाद जो उपराष्ट्रपति पद है, तो उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया? अमेरिका के संविधान से लिया। अब बात आती है कि आखिर उपराष्ट्रपति का पद क्यों लिया गया? देखिए, हर मेंबर जो होता है, राष्ट्रपति को चुनाव 5 साल के लिए होता है। राष्ट्रपति अपने पद पे 5 साल बैठे हैं, लेकिन मान लीजिए किसी वजह से कहीं विदेशी दौरे पे चले गए, घूमने चले गए, या घर में कोई फंक्शन हो गया, उस दिन नहीं जा पा रहे हैं, या इमरजेंसी कोई होगी, बीमार हो गए, कुछ भी हो गया, तो राष्ट्रपति का पद कहा गया है देश का सर्वोच्च पद होता है, वो एक दिन के लिए भी खाली नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रपति अगर छुट्टी पर है तो कम से कम उस पद पे बैठने के लिए कोई ना कोई ये व्यक्ति तो होना ही चाहिए। तो राष्ट्रपति का सबसे बड़ा जो काम संभालते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से। और उपराष्ट्रपति क्या होता है? जो उपराष्ट्रपति के पद पर बैठता है वही व्यक्ति
जो राज्यसभा होता है इसमें सभापति बन जाता है, राज्यसभा का सभापति होता है। मतलब एक ही व्यक्ति उपराष्ट्रपति भी होगा और एक ही व्यक्ति सभापति भी होगा। तो इसको जब उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना। ये भी चीज हमने कहाँ से लिया? अमेरिका के संविधान से लिया, कि कैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हम पद से हटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज सरकार आके उठ के बोले कि देखिए बहुत कर लिया आपने काम, एक काम कीजिए, आप अपना पद खाली कर दीजिए, आप अपना पद खाली करके हट जाइए। तो जज क्या कहेंगे? हम अपना पद क्यों खाली करें? इसकी सुरक्षा के लिए कि आखिर कोई भी सरकार या कोई भी इंसान उनको उनके पद से ऐसे ही हटा ना दे, इसीलिए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हैं उनके जो न्यायाधीश होंगे, उनके जो जज होंगे उनको पद से हटाने की कुछ प्रक्रिया है। ऐसे नहीं कि किसी भी जज को आप डायरेक्ट बस मुंह से बोलकर हटा देंगे, नहीं, उसके लिए बाकायदा संसद में आपको प्रस्ताव पास करवाना पड़ेगा। जब वो पास हो जाएगा तब आप सुप्रीम कोर्ट के जजों को और हाई कोर्ट के जजों को पद से हटा सकते हैं। वो कौन सी प्रक्रिया होगी, जब हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से देखेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति जो हमारा पद है, तो एक तो राष्ट्रपति को चुनाव करवाया जाएगा, 5 साल के लिए पद पर रहते हैं। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 5 साल तक अपना काम करते हैं और 5 साल के बाद फिर से दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि राष्ट्रपति पर किसी ने आरोप लगा दिया, कुछ भी हो गया, सिद्ध हो गया, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। इसका मतलब उनको हटाने की प्रक्रिया चलती है। उस प्रक्रिया में अगर वो प्रक्रिया पास हो जाती है, प्रस्ताव पास हो गया, तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो महाभियोग क्या होता है, राष्ट्रपति को पद कैसे खाली करवाया जाता है, ये चीज हम राष्ट्रपति में पढ़ेंगे। फिर आती है प्रस्तावना। प्रस्तावना को उद्देशिका भी बोलते हैं, प्रियम्बल। प्रस्तावना या उद्देशिका जो होती है, इसमें क्या है कि आप जानते हैं कि सब प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का पूरा सार है। प्रस्तावना में बातें बहुत कम हैं, एक ही पेज में पूरी प्रस्तावना लिखी गई है, लेकिन बहुत ही इतने अच्छे वर्डों का यूज किया गया, इतने अच्छे शब्दों से लिखा गया, कुछ शब्द को पढ़ने के बाद लगता है कि पूरे संविधान को अगर आप भी नहीं पढ़ते हैं तो भी समझ में आ जाएगा कि प्रस्तावना आखिर मतलब संविधान आखिर देना क्या चाह रहा है। तो पूरे संविधान का जो सार है वो किसमें झलक दिखाई देता है हमें, किसमें दिखाई देता है? प्रस्तावना में, उद्देशिका में। ये वही उद्देशिका है जिसे जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था। वो उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चल के उद्देशिका बनी थी। तो प्रस्तावना में कौन कौन सी बातें हैं, तो उससे पहले देखा प्रस्तावना आखिर हमने लिया कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया। नेक्स्ट है, बस इतना ही चीज था। तो अमेरिका से याद रखना, मौलिक अधिकार मिला, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की कैसे न्यायालय स्वतंत्र रह सकते हैं बिना किसी के दबाव में, न्यायिक पुनरावलोकन, जब भी कोई कानून बनेगा तो उसकी न्यायिक समीक्षा कैसे की जा सकती है, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति जो पद है कैसे पद लिया हमने, अमेरिका संविधान से लिया। उपराष्ट्रपति क्या काम करते हैं, कैसे इनका चुनाव होता है, ये सब हम उपराष्ट्रपति में पढ़ेंगे अच्छे से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को पद से कैसे हटाया जाता है ये भी चीज हम देख लिए। और राष्ट्रपति पर महाभियोग और प्रस्तावना, ये 7 चीजें हमने कहाँ से ली? अमेरिका से ली। ये चीज आपको नो डाउट कि आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि समझते हुए तो हम चलेंगे, जब एक एक टॉपिक आएगा तो इसको हम पढ़ते हुए अच्छे से चलेंगे, लेकिन ये चीज आपको रटना पड़ेगा। नेक्स्ट है आयरलैंड का संविधान। तो तीसरा संविधान कौन सा है? आयरलैंड का संविधान। यहां से हमने क्या लिया? सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए। इसको शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी बोला जाता है, डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमने कहां से लिया? आयरलैंड के संविधान से लिया। ये जो डीपीएसपी है वो संविधान के भाग 4 में है। भाग 3 में क्या था? मौलिक अधिकार। और भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? ऐसे इस भाग में, ये भाग जो है आर्टिकल 36 से 51 तक है, क्योंकि ये 12 से 35 है, तो भाग 4 जो है 36 से 51 तक है। डीपीएसपी में आखिर बातें कौन कौन सी कही गई है? जो मौलिक अधिकार में बातें कही गई हैं वो तो जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन नागरिक को मिल गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसको लेने के लिए हमें किसी सरकार के पास नहीं जाना पड़ा कि हमें ये चाहिए, संविधान में लिखा है। लेकिन डीपीएसपी में जो बातें कही गई हैं वो भी नागरिकों के अधिकार ही हैं, जिसमें संविधान निर्माता, जो संविधान लिखने वाली सभा बैठी है, वो बोल रही है कि डीपीएसपी में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में जो भी बातें कही गई हैं वो आगे चलकर नागरिकों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसका मतलब जनता को दिया जाएगा। लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे संविधान लागू होगा आपको वो तुरंत मिल जाएगा। जो भी सत्ता में सरकार आएगी वो नागरिकों को ये चीज प्रोवाइड कराएगी, लेकिन सरकार पर दबाव नहीं बनाया इन्होंने कि जबरदस्ती आपको देना ही पड़ेगा। तो इसमें सिर्फ ये देखेंगे कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कुछ चीजें तो दे दी गई हैं नागरिकों को, कुछ चीजें भी बची हुई हैं जो दी जा रही हैं। तो डीपीएसपी में हम देखेंगे कि आर्टिकल 36 से 51 में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो कहा गया था कि आगे चलकर आम जनता को प्रोवाइड कराना है, लोगों को इसे देना है, सरकार जो भी सत्ता में आएगी वो ये सारी डीपीएसपी लोगों को प्रोवाइड कराएगी। लेकिन आप एक चीज मानना, अगर मौलिक अधिकार हमें नहीं मिलता है या हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बैठी हुई है। लेकिन मान लीजिए कि डीपीएसपी सरकार हमें नहीं देती है, तो क्या हम इसकी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। बाकी डीपीएसपी जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, उसका सिस्टम क्या होता है? क्या डायरेक्ट जैसे कि लोकसभा का चुनाव होता है, गांव के प्रधान का चुनाव होता है, पर जो भी सारी चीज चुनाव होते हैं, क्या ऐसे ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो नहीं, राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है, वो चीजें, निर्वाचन की जो सिस्टम है, इलेक्शन का जो सिस्टम है, वो हमने कहां से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं राष्ट्रपति के लिए, सबको चुना जाता है, किसी एक व्यक्ति को चुना नहीं जाता। आमतौर पे हम देखते हैं कि चाहे विधायक का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हम किसी एक ही कैंडिडेट को चुनते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन के सिस्टम क्या है। राष्ट्रपति में जितने भी कैंडिडेट, जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं, हमें उन सबको चुनना होता है। बस उसमें हम क्या है कि हमें किसी की प्रायोरिटी देनी पड़ती है, प्राथमिकता देना पड़ता है कि हम किसको पहले नंबर पे रखना चाहते हैं, किसको दूसरे नंबर पे रखना चाहते हैं। तो ये जो सिस्टम है पूरा राष्ट्रपति के चुनाव में, जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझेंगे। बस इतना याद रखना कि आयरलैंड के संविधान से हमने 3 चीजें ली है, एक तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, एक राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, और तीसरा है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन की बात नहीं हो रही है, नामांकन की बात हो रही है। इसका मतलब है कि राज्यसभा में जो 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। राज्यसभा में वर्तमान में 245 मेंबर हैं। 245 मेंबर में 12 लोगों का चुनाव नहीं होता। इसका मतलब बाकी लोग चुनकर आते हैं, उनका बाकायदा चुनाव करवाया जाता है, उनका इलेक्शन होता है, लेकिन जो 12 मेंबर होते हैं उनका कोई चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, डायरेक्ट अपॉइंट कर देते हैं। ये 12 लोग कौन होते हैं? जो समाज सेवा से संबंधित होते हैं, साहित्य से होते हैं, कला से होते हैं, इन सब क्षेत्रों से जो आते हैं, राष्ट्रपति उनको 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो ये भी हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड के संविधान से। क्यों आखिर इनको मनोनीत किया जा रहा है? ताकि अलग अलग सेक्टर से लोग राज्यसभा में बैठेंगे और राज्यसभा की कार्यवाही में जब वो भाग लेंगे तो सभी क्षेत्रों का एक तरह से क्या हो जाएगा, वहां पर मतलब ये रहेगा कि ऐसा नहीं है कि कोई एक सेक्टर छूट रहा है, सभी क्षेत्रों मतलब लोग वहां पर बैठे रहेंगे। कनाडा के संविधान, चौथा आता है कि कनाडा के संविधान से हमने अपने संविधान में क्या क्या चीजें ली है। तो सबसे पहले कह रहा है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। यहाँ पे संसदीय शासन है, यहाँ पे कह रहा है संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। सशक्त केंद्र के साथ, इसका मतलब सशक्त मतलब मजबूत, केंद्र मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, मजबूत केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ हमने क्या अपनाया है? फेडरल सिस्टम। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ जो शासन वो 3 लेवल पे होता है, 3 स्तर पे सरकार है हमारे यहाँ, 3 लेवल पर। एक केंद्र लेवल पे हमारे यहाँ सरकार है, केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक राज्य लेवल पे है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार होती है, और नीचे लेवल पे होती है स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। इसमें आप पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम हो गया और पंचायत हो गई। तो 3 लेवल पे हमारे यहाँ सरकार काम करती है। देखो, फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि लेवल पे काम करना, सरकार का लेवल पे काम करना। अगर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में पूरा भारतीय क्षेत्र होता और जैसे चाहती वैसे कानून बनाती, वैसे लागू करती, तो फेडरल सिस्टम नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, हमारे यहाँ केंद्र सरकार भी है,
अलग अलग राज्यों की राज्य सरकारें भी हैं और स्थानीय लेवल पे सरकार मतलब लोकल गवर्नमेंट भी हमारे यहाँ है। अलग अलग लेवल पे सरकारें अपना काम करती हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, संघीय व्यवस्था मतलब फेडरल सिस्टम, अलग अलग लेवल पे सरकार का काम करना। लेकिन क्या कह रहा है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था तो हमारे यहाँ है, इसका मतलब हमने केंद्र सरकार को कुछ शक्तियां दी हुई हैं, केंद्र सरकार कुछ काम कर सकती है। हमने राज्य सरकारों को भी कुछ शक्तियां दी है संविधान में कि आप अपने हिसाब से अपने राज्य के लिए कानून बना सकते हो, उसको लागू कर सकते हो। हमने आगे चलकर लोकल गवर्नमेंट की भी स्थापना कर दी, इसका मतलब नगर निगम भी बना दिया गया और पंचायत भी बन गई है। तो 3 लेवल पे सरकार का गठन तो कर दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ हमने केंद्र को बहुत ही मजबूत बनाया। इसका मतलब है राष्ट्रपति शासन लगाना, राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र के पास सबसे ज्यादा पावर हो जाती है, वो किसी भी राज्य की विधानसभा को भंग कर सकती है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देगी। जब ये सब चीज करती है ना, तो राज्यों की सरकार का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, राज्यों की सरकार की सारी शक्तियां केंद्र सरकार अपने अंडर में कर लेती है। तो इसका मतलब क्या है कि संघीय व्यवस्था होने के बावजूद, 3 लेवल पे सरकार होने के बावजूद अंतिम शक्ति किसके पास आ जाती है आपातकाल में, केंद्र सरकार। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था तो हमने बनाया, लेकिन मजबूत किसको किया, केंद्र को किया। ये कहां से हमने लिया, कनाडा से। इसके पीछे बहुत ज्यादा मोटिव था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। आप जानते हैं कि 3 सूचियां बनाई गई थी। 7वीं अनुसूची में 3 सूची बनाई गई थी, एक था संघ सूची, एक थी राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, संघ सूची में जितने भी विषय डाले गए थे, इसका मतलब कि ऐसे विषय जो संघ सूची में डाले गए हैं उन पे कानून निर्माण करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट उस पे कानून का निर्माण कर सकती है जितने भी विषय इसमें डाले गए हैं। राज्य सूची में जो भी विषय डाले गए हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। संघ सूची के किसी भी विषय पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती और राज्य सूची के किसी भी विषय पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास नहीं है। एक तो ये तीसरी सूची है, तीसरी लिस्ट है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो भी विषय डाले गए हैं, जो भी टॉपिक इसमें पड़े हुए हैं, उस पे कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास है। दोनों का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, केंद्र सरकार के पास, और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी, इसका मतलब स्टेट राज्य सरकार के पास भी है। तो यहाँ तक तो मामला हो गया, दोनों के पास है। लेकिन एक कुछ विषय ऐसे होते हैं जो किसी में भी नहीं डाले हैं, ना तो वो राज्य संघ सूची का विषय है, ना वो राज्य सूची का विषय है, और ना ही वो समवर्ती सूची का विषय है। तो ऐसे विषय किस में डाले जाएंगे, तो वो कुछ विषय जिसको कहा गया अवशिष्ट, ऐसे विषय जो किसी भी सूची में नहीं आते, उन पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास दे दिया गया है, केंद्र के पास। जब संविधान लिखा जा रहा था तो ये सारी चीज हमारे दिमाग में नहीं थी कि नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस क्या कहते हैं अंतरिक्ष विभाग होगा, और इधर आप मान के चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट, ये सारी चीजें नहीं था कि आगे चल के ये भी आएंगी। तो ये देखा गया कि भविष्य में अगर ऐसी कोई चीजें आती हैं जिसमें समझ में नहीं आता उस विषय को किस में डाला जाए, तो कहा गया एक काम करते हैं, एक अलग ही बना देते हैं, उसका कहा गया अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो आपको याद रखना कि अवशिष्ट जो विषय हैं या अवशिष्ट जो शक्तियां किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। नेक्स्ट है केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति। आप जानते हैं कि जो राज्यों में एक तो मुख्यमंत्री होते हैं, तो विधायक जो होते हैं उन्हीं में से एक को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाती है जिसकी पार्टी जीत कर आती है। तो विधानसभा का तो चुनाव होता है बाकायदा, लेकिन क्या जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनका चुनाव कराया जाता है? राज्य के राज्यपालों का चुनाव नहीं होता, बल्कि हर स्टेट में जो राज्यपाल भेजे जाते हैं वो केंद्र सरकार, राष्ट्रपति जो है उनको नियुक्त करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। मंत्रिपरिषद क्या होती है वो हम आगे चल के देखेंगे जब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री वाला चैप्टर। तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है कि केंद्र द्वारा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन, राष्ट्रपति, किसकी सहायता से, मंत्री परिषद की सहायता से, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उसकी सहायता से राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यपालों की, गवर्नर जो होते हैं उनकी स्टेटों में नियुक्त अपॉइंट करता है कि अलग अलग। राज्यपाल के लिए कोई चुनाव नहीं करवाया जाता है। क्यों नहीं करवाया जाता, जब राज्यपाल पढ़ेंगे तब देखेंगे। सिर्फ इतना याद रखना कि राज्यों में जो राज्यपालों की नियुक्ति होती है वो कौन कर रहा है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में कौन, राष्ट्रपति, किसकी सहायता पर, मंत्रिपरिषद की सहायता पर करते हैं। फिर नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं आप। उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय एक ही है। उच्चतम न्यायालय का है परामर्शी,
उच्चतम न्यायालय के पास एक अधिकार है, संविधान में दिया गया है कि वो परामर्श दे सकता है। राष्ट्रपति से जब भी कोई सलाह मांगेगा तो इसको परामर्श देने का, सलाह देने का अधिकार दिया गया है। तो चार चीजें याद रखना। कनाडा का सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था एक चैप्टर भी है पूरा, फेडरल सिस्टम, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, जब हम राज्यपाल पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझेंगे, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीज समझ में आएगी। फिर नेक्स्ट आते हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया? समवर्ती सूची। ये जो सूची है ना, संघ सूची कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास, राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास, समवर्ती सूची पे जो कानून बनाने का अधिकार था दोनों के पास है। ये चीज हमने कहां से लिया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया कि समवर्ती सूची, आप एक ऐसा सूची बनाओ, एक ऐसी लिस्ट बनाओ जिसमें ऐसे विषय डालो जिन पे कानून दोनों सरकारें बना सकती हैं। अगर दोनों में गतिरोध होगा तो मान्य किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, तो पहला ये, दूसरा इसको अलग कर सकते हैं। व्यापार, जितने भी व्यापार किए जाते हैं, वाणिज्य होते हैं, आने जाने की जो व्यापार में स्वतंत्रता दी जाएगी, इन सब की बातें कहाँ से हमने ली? ऑस्ट्रेलिया में। नहीं तो फिर राज्य आपस में लड़ने लगती है, एक राज्य दूसरे राज्य के सामान को अपने राज्य में आने ही नहीं देता। पूरे भारत में समागम की स्वतंत्रता, मतलब आने जाने की फ्रीडम होनी चाहिए पूरी, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन की बात हो रही है। जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो, इसका मतलब पार्लियामेंट जब संसद होती है तो संसद में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों अपना अलग अलग काम करती हैं। कोई भी विधेयक आता है तो लोकसभा से पारित होगा, राज्यसभा से पारित होगा, जरूरी नहीं कि सिर्फ लोकसभा में लाया जाए, वो पहले राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। तो दोनों सदनों से पारित होने के बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, मतलब प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, जब दोनों सदनों से पारित हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि विधेयक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन उस पर दोनों सदन की सहमति नहीं बन रही है। लोकसभा ने पास कर दिया लेकिन राज्यसभा बोल रही हम नहीं पास करेंगे, या फिर राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा बोल रही हम पास ही नहीं करेंगे, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? ज्वाइंट सेशन करते हैं। इसका मतलब दोनों सदनों को कहते हैं एक जगह पर बैठ जाइए। जैसे क्लास होती है, अलग अलग क्लास चलती है, अलग अलग बैच चलती है, अलग अलग एग्जाम के लिए, लेकिन जब बच्चे कम आते हैं या कोई टीचर एब्सेंट रहता है तो क्या करते हैं? ज्वाइन कर देते हैं, क्लास को कंबाइन चला देते हैं। सेम वही चीज है यहाँ पे, जब भी किसी विधेयक को महत्वपूर्ण विषय होता है, उसको मतलब पास करवाना अनिवार्य हो जाता है एक तरफ से, तो दोनों राज्यसभा के लोगों को एक जगह बैठा, मतलब दोनों लोग को एक ही कमरे में बैठा देते हैं। अभी दोनों लोग अपने अपने कमरे में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ पे दोनों लोग को एक साथ बैठा दिया जाएगा और फिर विधेयक को पास करवाया जाता है। तो ये भी चीज हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। नेक्स्ट है सोवियत संघ। सोवियत संघ हमने क्या लिया है? मूल कर्तव्य। सोवियत संघ से क्या लिया? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स, नागरिकों के जो मूल कर्तव्य। देखिए ये चीज जो है मूल कर्तव्य, सोवियत संघ में रूस कह सकते हैं आप, रसिया से, ये मूल कर्तव्य जब संविधान लिखा गया था, संविधान जब लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान को लागू कर दिया गया था। तो लागू होने के बाद संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। तो अगर एग्जाम में आता है कि मूल कर्तव्य मूल संविधान में था या नहीं, तो आप बताएं कि मूल कर्तव्य जो था वो संविधान में नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ये संविधान में पहले नहीं था, बाद में इसको इंदिरा गांधी के शासनकाल में जोड़ा गया था। तो मूल कर्तव्य क्या था? जैसे यहाँ पे अमेरिका संघ ने क्या लिया था? मौलिक अधिकार लिया था। तो मूल कर्तव्य हमने वहां से लिया, सोवियत संघ रूस से लिया। मूल कर्तव्य में क्या था? आम नागरिकों के कर्तव्य, आपके कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके कौन कौन सी ड्यूटी है, कौन कौन से कर्तव्य हैं, इसमें बताया गया। 11 मूल कर्तव्य हैं जो भारतीयों को मतलब एक तरफ से निभाने चाहिए। नेक्स्ट है प्रस्तावना में न्याय। जो प्रस्तावना कहाँ से लिया हमने? अमेरिका के संविधान से लिया था। उस प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय दिए गए हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है, 3 तरह के न्याय हैं। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय दिए गए हैं। सामाजिक, समाज लेवल पे आपको न्याय देना, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक लेवल पे, फाइनेंशियल आपको न्याय देना, और राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल लेवल पे आपको न्याय देना। तो प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो 2 चीजें हमने कहां से लिया? सोवियत संघ से लिया। एक मूल कर्तव्य लिया और एक प्रस्तावना में 3 शब्द उठाए गए थे, 3 न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। फिर आते हैं फ्रांस। फ्रांस देश से हमने क्या क्या उठाया अपने संविधान में? गणतंत्रात्मक। तो गणतंत्रात्मक मतलब क्या होता है कि हमारे देश का जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा, हमारे देश का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होगा, क्या वो वंशानुगत होगा या फिर
चुनाव होगा उसका। जैसे ब्रिटेन में जो मेन पद होता है राजा रानी का, कह सकते हैं वो वंशानुगत होता है। इसका मतलब कि अगर राजा की मृत्यु हो गई तो उनका बेटा या बेटी पद पे बैठेंगे, जो भी रहेंगे। तो इसका मतलब उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसको कहा गया वंशानुगत, वंश के आधार पे ही परंपरा चल रही है। लेकिन हमारे यहाँ गणतंत्रात्मक, हमारे यहाँ जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा उसका बाकायदा चुनाव करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में है उन्हीं का बेटा या बेटी दूसरी बार राष्ट्रपति भी बनेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर से राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाएगा और फिर से कोई दूसरा व्यक्ति चुनकर आएगा। हो सकता है उसी व्यक्ति को दोबारा चुन लिया जाए, लेकिन ये वंशानुगत नहीं होगा, बाकायदा चुनाव होगा। कई बार 5 साल से पहले भी उनको अपना त्यागपत्र देना पड़ता है, कई सारे रीजन होते हैं, वो हम देखेंगे। फिर कह रहा है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। तो प्रस्तावना में न्याय तो हमने सोवियत संघ से लिया, मतलब रूस से लिया। और फ्रांस में हमने क्या लिया, जो प्रस्तावना था उसमें 3 वर्ड थे, स्वतंत्रता फ्रीडम, समता इक्विटी और बंधुता फ्रेटर्निटी, जो 3 वर्ड थे। स्वतंत्रता मतलब हुआ हर, मतलब आज़ादी, स्वतंत्र होना। समता मतलब होता है कि समानता और समता में 2 बहुत ही डिफरेंट होते हैं। समानता मतलब हर इंसान को हर एक चीज़ इक्वलिटी बराबर बांट दो। समता का मतलब होता है जिसको जितनी नीड हो उस चीज़ की सिर्फ उसको उतना प्रोवाइड कराओ। तो यहाँ पे बंधुता, भाईचारे की भावना के आदर्श भी हमने कहाँ पे लिए, प्रस्तावना में फ्रांस के संविधान से लिया। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में हमने क्या लिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो संविधान लिखा जा रहा है या जो संविधान बनकर तैयार हो गया उसको भी संशोधित करने का अधिकार है किसके पास, पार्लियामेंट के पास। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या उठाया, डायरेक्ट हमने कहा कि जो संविधान हम लिख दिए, तो लिखा कब गया, तैयार कब हुआ, 1950 में लागू कर दिया गया। आज 2024 चल रहा है। आप ये सोचिए कि 1950 का संविधान 2024 तक अगर उसी रूप में रहता तो शायद आज वो चलता ही नहीं। इसलिए हमारे देश के संविधान को जीवंत दस्तावेज कहा गया है। जीवंत क्यों, क्योंकि जीवित है। जब भी उसमें कुछ परिवर्तन होना होता है उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब उसको हम बदल सकते हैं। आज की परिस्थितियों के हिसाब से, आज के जो भी माहौल है उसके हिसाब से हम उसको बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो 1950 में लागू किया गया था उसी हिसाब से हमारे देश का संविधान चल रहा है, नहीं। बातें भी बदली हैं, कानून भी बदले हैं, लोग भी बदलते हैं, तो परिस्थिति के हिसाब से ये संविधान भी बदलता है। तो संविधान बदलने की ताकत किसके पास है, संविधान खुद देता है। ये ताकत किसको, संसद को देता है, जो देश की सर्वोच्च निर्माण करने वाली, कानून के निर्माण करने वाली संस्था है। तो आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि उस संविधान में संशोधन कर सकती है। तो क्या प्रक्रिया होती है, क्या एक मतलब तरीका होता है संशोधन करने का, उसमें हम देखेंगे जब ये पढ़ेंगे। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, देखिए यहाँ पे क्या था, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, मतलब 12 सदस्यों को जब राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, मतलब कि जो 233 लोग बच रहे हैं उनका बाकायदा चुनाव करवाया जाएगा। तो चुनाव कराने की क्या पद्धति होती है, क्या तरीका होता है, क्या सिस्टम होता है, वो चीज हम किसमें पढ़ेंगे, जब हम राज्यसभा को अच्छे से पढ़ेंगे। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, ये सारी चीज हमने कहाँ पे लिया, दक्षिण अफ्रीका से लिया। 2 सब यहाँ पे नहीं मिला है, 2 चीज नहीं लिखा है हमने। एक है आपका जर्मनी। जर्मनी के संविधान में क्या था कि मौलिक अधिकारों, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन। निलंबन की बात हो रही है, सस्पेंड की बात हो रही है, समाप्त की बात नहीं हो रही है। मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार यहाँ से लिया गया है उसमें कहा गया है कि अगर इमरजेंसी लगती है, चाहे वो राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, राज्य आपातकाल लग जाए, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। जब ये सस्पेंड किया जाएगा तो इसकी मांग के लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो कि आर्टिकल 32 के तहत कह दिया जाए कि हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या कहेगा आपसे कि देखिए आपातकाल लगा है और आप, हमारे संविधान में पहले ही कह दिया गया है, जर्मनी से हमने उठाया है कि आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है। कौन कौन से अधिकार आपसे छीने जा सकते हैं, कौन से नहीं छीने जा सकते हैं, राष्ट्रपति कैसे ले सकता है, ये बाकायदा हम इसको पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, आपातकाल, इमरजेंसी पढ़ेंगे। एक और इसमें है, शायद सभी हो गए हैं,
हाँ, एक जापान का छूट रहा है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यहाँ पे क्या है, विधि मतलब लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब कानून में जो भी चीजें लिख दी गई उसी के हिसाब से पूरा सिस्टम चलाना, पूरी प्रक्रिया चलाना, पूरा प्रोसीजर उसी के हिसाब से चलेगा। लेकिन इस समय ये तो हमने कहाँ से लिया, जापान से लिया, कि विधि द्वारा, कानून द्वारा जो इस प्रक्रिया स्थापित की गई है उसी के हिसाब से लोगों को न्याय, सजा देना, न्याय करना, सारी चीजें कानून के हिसाब से। लेकिन अमेरिका में थोड़ा सा चेंज हुआ है। अमेरिका ने इसकी जगह पे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जगह पे विधि द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन कर रहा है। इसका मतलब जो कानून, जो जिस व्यक्ति को जैसी सजा मिलनी चाहिए उसकी परिस्थिति के हिसाब से उसको सजा देना। तो दोनों चीज क्या डिफरेंट है ये हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें जो दी गई हैं, एक तरफ से बताने का मोटिव सिर्फ ये था कि इतनी सारी चीजें हमने दूसरे देश के संविधान से अपने देश के संविधान में अपनाया है, लिखा है अपने देश में संविधान में, अलग अलग देशों को पढ़ा, 60 देशों के संविधानों को पढ़ा, उसके बाद उसमें जो चीजें हमें सही लगी हमने अपनाया। लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज डिटेल्स नहीं पढ़ा, लिख बताया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाता, लेंदी हो जाता। तो बस इतना मोटिव था बताने का कि ये सारी चीज जो हमने ली हैं, जब जब एक एक टॉपिक पे हम उतरेंगे तो इसी चीज को बहुत ही अच्छे से समझा देंगे। फिर आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, आपके क्वेश्चन यहाँ से छूटेंगे नहीं। तो आप पढ़ते हुए चलिए, साथ साथ नोट्स भी बनाते हुए चलिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो देखते रहते हैं और सुन लेते हैं, हट जाते हैं। नहीं, अगर आप कंटिन्यू नोट्स बनाएंगे तो आपके पास प्रॉपर एग्जाम से पहले नोट्स हो जाएगा, और जब आपके पास नोट्स होगा तो वही आपके लिए रामबाण का काम करता है। लास्ट में आप उसी को रिवाइज करके पेपर दे सकते हैं। नहीं तो फिर नोट्स नहीं रहेगा तो आप बुक की तरफ भागेंगे, अलग अलग कोई और कंटेंट ढूंढेंगे। नहीं, नोट्स पढ़िए, नोट्स बनाते चलिए, साथ साथ एक दिन समय लगेगा लेकिन आपका नोट्स तो कंप्लीट हो जाएगा। तो बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो नहीं समझ में आता है एक बार में कि क्या चीज़ है तो दोबारा देखिए, लेकिन अगर समझ में आ रहा तो उसको नोट्स बनाते हुए चलिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे, इसके आगे का शुरू करेंगे। धन्यवाद।